सो गाइज यू माइट नो कि एलएलबी के एग्जाम्स निकालना इज नॉट अ इजी टास्क। बट वहां पे अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए रिजल्ट कि एनएल सेट में यू आर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 52, जिसमें भी पार्ट ए में यू आर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 18, एंड देन यू हैव एमएच सेट का रिजल्ट जहां पे आप 99.89 परसेंटाइल स्कोर करते हो, एंड साथ ही साथ एनएलयू उड़ीसा में यू आर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 18। 18 राइट सोहम, यस है ना? 18। सो इतना इंप्रेसिव रिजल्ट किसका है? तो वो है सोहम का। सोहम इज विद अस टुडे, ठीक है। हम लोग काफी सारी बातें करने वाले हैं अबाउट द एग्जाम्स, अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, और उनने कैसे प्रिपेयर किया और क्या क्या चीजें आने वाले बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एक बार जरूर मेरी ध्यान से सुनना, सभी लोग नोटबुक लेके बैठ जाओ, ठीक है, सो दैट जो भी चीजें तुम्हें फील होता है कि यार ये चीज आई कैन टेक इट विद मी, ठीक है, तो उस चीज को प्लीज लिख लो और याद रखना थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, बिकॉज जो चीज आप करना चाहते हो सो हमने वो ऑलरेडी कर लिया। सो हाय सोहम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, है ना? तो हेलो यार, सर। इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? यू हैव ऑप्शंस, तो आप कैसा लग रहा है अभी आपको? सर सच बताऊं तो पहले पहले जब रिजल्ट आया सो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग कि मतलब आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो मैं तकरीबन 2 महीने का प्रिपरेशन से एग्जाम्स सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट किया था। तो हम्म। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे बहुत ओवरवेलमिंग था कि हाँ मतलब जो जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। और हम्म। मेरा ये था कि आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू अ डिसेंट कॉलेज सो दैट मतलब मेरा आई गेट क्वालिटी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। पर इतने अच्छे अगर एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए सो या आई मीन क्वाइट ओवरवेल्म्ड। स्टिल वो चीज अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट हाँ अभी थोड़ा बहुत स्टेबल है। सो या सो इट माइट बी द केस कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक फॉर करेक्ट। पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र एमएच सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है, तो वैसे यस। करके। बट अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो एनएल सेट इज द टफेस्ट वन, ठीक है। यस। सो विल स्टार्ट यस। टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स फर्स्ट, पूरा पॉडकास्ट का ऐसे चलेगा दैट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स स्पेसिफिकली। उसके बाद फिर हम लोग आपके जो प्रीवियस जर्नी रही है उसको लेकर बात कर रहे होंगे। तो लेट्स यस। स्टार्ट विद द एनएल सेट का एग्जामिनेशन विच हैव टू पार्ट्स, राइट? पार्ट ए करेक्ट। एंड पार्ट बी। तो पार्ट यस। ए विच इज एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें चीजें याद करने वाली होती हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, और किस तरीके से आपने उसके लिए प्रिपेयर किया था? एनएल सेट पार्ट ए। पार्ट ए। सर या सो सबको ही पता होगा जो एग्जाम अटेम्प्ट करें तो पार्ट ए और पार्ट बी में एनएलसैट का पेपर डिवाइडेड है। पार्ट ए का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो व्हाट स्टूडेंट्स गेट इज 8 पैसेजेस। तो 8 पैसेजेस रहते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस होते हैं। अब अगर हम पार्ट ए का भी एक सिलेबस होता है, ये कई एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता। पार्ट ए का भी एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है जो कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो डायरेक्ट पैसेज के ऊपर सवाल आते हैं, जैसे किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, या फिर कोई पर्सपेक्टिव क्या है, मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है। तो ये सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आता है, जो मुझे मेरे हिसाब से सबसे इजी पोर्शन है। हम लोग ने क्लास 8 से 10th तक ये सब बहुत सॉल्व किया होगा, तो क्योंकि इंग्लिश का पेपर में वी गेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। पर दिक्कत सर उधर आ जाती है जब अगले 2 सेक्शंस को स्टूडेंट्स को डील करना होता है, जो कि है क्रिटिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट यस। अफेयर्स का जो सेक्शन है। हम्म। तो अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग का बात करूं तो अगेन इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड आर्गुमेंटेशन पे बात होता है। आप एक तर्क कैसे रखते हो, हाउ डू यू नीड टू प्ले विद द आर्गुमेंट्स। हम्म। तो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्फरेंस बेस्ड, अजम्पशंस बेस्ड, ऐसे ऐसे सब क्वेश्चंस रहते हैं जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। एंड देन यू हैव योर करंट अफेयर्स एंड करंट जनरल अफेयर, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, यस। जिसमें भी अगेन 2 पार्ट्स है। एक आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है जिसमें आपका स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस यहाँ से चीजें आते हैं। और दूसरा करंट अफेयर्स जो रेगुलर अपडेट्स के साथ यू गेट टू लर्न। सो सर हम्म। दिस दिस इज मोर और लेस अबाउट पार्ट ए। सो दिस इज अगर मैं इसमें इसमें एक स्पेसिफिक चीज आपसे पूछूं, यू सेड कि ठीक है इंग्लिश आपने बचपन से पढ़ी हुई है, तो मोर और लेस वही इंग्लिश है, इट इज जस्ट दैट कि थोड़ा सा वहां पे डेंसिटी ऑफ द पैसेज पैसेज माइट इंक्रीज, और उसके ज्यादा बाद होता है आप हाँ। you'll be able to solve them, ठीक है। बट क्रिटिकल रीजनिंग इज अ न्यू थिंग फॉर अस, है ना? हमें ना करेक्ट। कोर्स में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि भाई तुमने कैसे प्रिपेयर किया एग्जैक्टली फॉर दैट क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट? सर अगर मैं सेक्शन वाइज ही बात करूं तो जैसे इंग्लिश के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश में उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, दे आर अंडर कॉन्फिडेंट हम्म। अबाउट देयर इंग्लिश।
हम्म। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा, इट्स अ लैंग्वेज एंड यू कैन लर्न इट प्रोसीजरली। मतलब अगर हम्म। आप एक सिस्टमैटिक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। हम्म। आप क्या कर सकते हो कि आप एवरी डे अल्फाबेटिकल वाइज, जो मैं किया था, मतलब माई इंग्लिश इज decent, but still I prefer doing this so that I get hang of lot of new words. तो मैंने ए टू लेके जेड तक जितनी भी वोकेबुलरी हो सके वो मैंने इकट्ठा किया, एंड आई हम्म। स्टार्टेड रिवाइजिंग देम ऑन अ डेली बेसिस, ताकि इससे दो हेल्प होगा। अगर कोई वर्ड आपका पैसेज में फंस जाए तो वो एक चीज है। दूसरा, आप अगर जब आप पार्ट बी में मूव करते हो, जहां पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव आंसर, इट विल हम्म। हेल्प यू देयर एज वेल टू इम्प्रूव योर द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। एग्जैक्टली। तो मेरा इंग्लिश में यही है कि आप वोकेबुलरी का बेस बिल्ड कीजिए। सेकेंडली, आप जितना हो सके पढ़िए। जैसे आपके एडिटोरियल्स होते होंगे न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट एडिटोरियल्स होते होंगे, आप उनको पढ़िए। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको पढ़िए, कुछ भी किताब हो सके वो पढ़िए, नॉवेल्स जो भी है। ट्राई टू हम्म। हैव इनकलकेट एन हैबिट ऑफ रीडिंग। तो इससे आपका इंग्लिश मोर और लेस क्लियर हो जाएगा। जब आप क्रिटिकल रीजनिंग का बात करते हो सर, मेरे हिसाब से इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल थोड़े से आपको सीखना पड़ेगा। सो इन दैट केस मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो आपका जो स्किल है, ये आप मॉक टेस्ट के अलावा नहीं अटेन कर सकते। किसी से बात एग्जैक्टली। करके या फिर किसी से थियोरेटिकली चीजों को पढ़ के आप पढ़ सकते हो इन्फरेंस क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग क्या होता है, वीकनिंग क्या होता है, बट आप जब हम्म। उसको अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप कोई भी डेजिग्नेटेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपके पास यूट्यूब में भी फ्री लेक्चर्स डेफिनेटली, आई थिंक अड्डा आल्सो हैज लॉट ऑफ फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, आई पर्सनली हैव रेफर्ड टू देम, एंड आप वो हम्म। कीजिए। if you want to join a particular course, please do it. I would highly recommend you joining a structured course because the outcomes are exponentially higher than एग्जैक्टली। just being on YouTube. तो वो एक हम्म। चीज है। आपको क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने के लिए अगेन आपको अपने एडिटोरियल्स, जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं फेमस न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये सब बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स होते हैं, आप उनका एडिटोरियल सेक्शन फर्स्ट थिंग कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप जब एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो ऑथर है वो बताना क्या चाहता है। अब अगर देखो कि हर एडिटोरियल का एक सेंट्रल आइडिया होता है या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अराउंड ऑथर लिखता है, तो हम्म। वो आप पकड़िए, इससे आपका आर्गुमेंटेशन एबिलिटी बढ़ेगा। उसके बाद आप जितना हो सके पैसेजेस को सॉल्व कीजिए जितना हो सके, और मॉक टेस्ट दीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कराने का ओनली स्ट्रैटेजी इज हैविंग अ लॉट ऑफ डेप्थ इन प्रैक्टिस। तो दैट इज एग्जैक्टली। अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। यस सर। हम्म। सो शुड आई कंटिन्यू अबाउट जीके? तो या या यू शुड अगर कुछ मन में तो। या सर अगेन, अगर आप थर्ड थर्ड पोर्शन की बात करें जो कि जनरल नॉलेज, तो दो चीज है। एक तो जैसे मेरे को याद है, रोहित सर के कुछ लेक्चर्स बहुत बहुत कॉमन थे ड्यूरिंग यूट्यूब, हम्म। मतलब जब मैं हम्म। प्रिपरेशन कर रहा था। तो दैट इज अ वेरी गुड रिपोजिटरी फॉर प्रिपरेशन। आप डेफिनेटली उसको रेफर कीजिए। मैंने स्वयं किया था, उनका कुछ मैराथन्स भी चलते थे हम्म। सितंबर टू दिसंबर ऐसे करके। सो यू कैन रेफर दोस। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो तो उनका कंपेंडियम मिलता होगा जिसमें जीके का हम्म। पर मंथ एक बुकलेट मिलता होगा, वो फॉलो कीजिए। एग्जैक्टली। आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अखबार को पढ़ने का एक हैबिट बनाइए, ताकि मतलब अगर आपको शुरुआत में आपको मुश्किल होगा, पर आप ये कीजिए ताकि धीरे धीरे आपका जब वो एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा, तब आप अखबार को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और उसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो तीन हम्म। ही चीज मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स के लिए, विच इज अगेन यूट्यूब लेक्चर्स, कंपेंडियम विच इज अ मॉड्यूल, और एंड योर न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर्स। स्टैटिक पोर्शन के लिए सर आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, एनएलसैट का जो पार्ट ए का जो जीके का सवाल आता है वो बहुत वाइड सेकंड वैरायटी का एक होता है। सेकंड लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। सो हम अभी आप थर्ड जीए के बारे में बता रहे थे ना, ठीक है। तो वहां से शुरू लेट्स करेंगे। कट इट फ्रॉम हियर ओनली, और हम लोग हाँ कंटिन्यू करेंगे पार्ट बी की तरफ, ठीक है। हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वो हो जाएगा, वरना वो एडिटिंग में दिक्कत आएगी। यस सर। सो मूविंग मूविंग टुवर्ड्स सो हम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी ऑफ दैट सेम एग्जामिनेशन जिसके हम बात करें, दैट इज एनएल सेट, है ना। तो यस पार्ट बी के अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसे भी है, ठीक है। देन वी हैव रीडिंग, सॉरी, राइटिंग पार्ट ऑल्सो, उधर पे बहुत यस। ज़्यादा रिटन पार्ट है, 75 मार्क्स का। सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम जब लिखते हैं किसी चीज़ को, तो आइडियाज कहाँ से लेकर आते थे, आपके सोर्सेज क्या थे। तो आपने उसके लिए कोई नोट्स बनाए थे या क्या था, और वो सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
सर जैसे पार्ट बी का जो सेक्शन है वो दो कंपोनेंट में आपने जैसे बताया डिवाइडेड है। 75 हम्म मार्क्स टोटल आता है। फर्स्ट हम्म पार्ट में आपको 5 लीगल रीजनिंग के पैसेजेस होते हैं। तो 12 नंबर का 5 पैसेज होता है और लास्ट में एक 15 नंबर का ऐसे होता है। एग्जैक्टली तो एनएलसैट जो पेपर है वो दूसरे सारे एग्जाम से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दिस इज द ओनली पेपर विच टेस्ट्स यू ऑन अ सब्जेक्टिव इन अ सब्जेक्टिव वे। एग्जैक्टली तो अगर आपको लिखने का ज्यादा आदत नहीं है तो आपको दिक्कत होगा, और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो मैं बोलता हूँ। पहले मैं ऐसे पे आता हूँ, लीगल रीजनिंग को फिर बताने में मेरे को ज्यादा कन्वीनियंस होगा फिर। हम्म ऐसे जो है वो जनरली आपको बहुत सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स जो चल रहे हैं, रीसेंट टॉपिक्स, जो भी ब्रॉड इश्यूज है उसके बारे में आपको एक लिखना पड़ेगा। नाउ द एसे विच इज आस्क्ड इन एनएलसैट इज नोन एज एन एनालिटिकल एसे। मतलब उस पे आपको तर्क ज्यादा देने पड़ेंगे और आपको इंफॉर्मेशन कम डालना पड़ेगा। मतलब हम्म आप अगर एक पॉइंट लिखते हो उसको भी आप अच्छे से इलाबोरेट करते हो तो दैट इज बेटर देन पुटिंग लॉट ऑफ so पॉइंट्स। different. तो सर मैं खुद के बारे में बात करूं तो मैंने इसके पहले एग्जाम प्रिपरेशन से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे डिबेट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो भी हम्म यूथ पार्लियामेंट सिमुलेशंस होता है मैंने ये किया जहाँ पे हम्म पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व है। तो मेरे को ये जो इतने इंफॉर्मेशन को कैसे कंसाइज करना है विथ विद इन द टाइम लिमिट ये मेरे को आता था। पर मुझे लगता है कि कोई अगर इसको स्क्रैच से करेक्ट करना चाहेगा, मैं फिर इसको प्रैक्टिस करना चाहेगा, मैं यही सजेशन दूंगा कि आप 100% एडिटोरियल्स पढ़िए। क्योंकि एडिटोरियल्स में अगेन आपको एडिटोरियल से बहुत कुछ फायदे मिलते हैं। एडिटोरियल्स में इसमें भी आपको फायदा मिलेगा कि आपको लिखते कैसे वो पता चलेगा, कोई अपने थॉट्स का फ्लो कैसे कोऑर्डिनेट करके इंट्रोडक्शन बॉडी से कंक्लूजन जाता है वो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे से। आप मैं तो यही बोलूंगा कोई अगर अभी अभी आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उसको एटलीस्ट एक महीना ये काम ये चीज पे फोकस करना चाहिए। ये बोथ फॉर लीगल रीजनिंग एज वेल एज फॉर ऐसे लर्न हाउ टू रीड एडिटोरियल्स। उसके बाद आप खुद लिखना शुरू कीजिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे उसको स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे उसको फ्रेम करके विद इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसको कैसे एक अच्छा ऐसे में कन्वर्ट करते हैं वो आप विथ टाइम सीख जाओगे। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं स्पेसिफिकली सर ऐसे के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करता था जो मैं अपने जूनियर्स को बोल सकता हूँ, जो कि पील मेथड है, PEEL। पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट। आप अपना कोई पॉइंट लिखते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स, उसके बाद ई आता है जो कि एक एविडेंस है। उस आर्गुमेंट को या फिर पॉइंट को सब्सटैंशिएट करते हुए कोई आप एविडेंस देते हो, कोई आप फैक्ट देते हो, कोई आप इंफॉर्मेशन और सप्लीमेंट करने के लिए देते हो। फिर आप दूसरे ई पे आते हो जो कि एक्सप्लेनेशन है। आप उस पूरे चीज को एक्सप्लेन करो। फिर एग्जैक्टली लास्ट में एल आता है जो कि लिंक है, जो आपका जो क्वेश्चन में जो सवाल दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उससे आप लिंक कैसे करते हो। तो इस तरीके से आपको बहुत एफर्टलेसली बहुत स्ट्रक्चर्ड ऐसे मिल जाएगा। तो यही मेरा सजेशन रहेगा, एडिटोरियल्स पढ़ना और लिखना ज्यादा प्रैक्टिस करना ऑन वट एवर इशूज आर ट्रेंडिंग। सर अगर मैं बताऊं लीगल रीजनिंग का बात, जो कि 5 सवाल आते हैं। सर एनएलसैट एक ऐसा पेपर है जो आपको लॉ का नॉलेज नहीं मांगता, बट आपको लॉयरिंग कैसे करना है वो मांगता है। मतलब आप लॉयर की तरह लिखते कैसे हो। तो उसमें क्या रहेगा कि फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एमएचसीटी में भी आता है, बट हम्म वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो इसमें आपको एक प्रिंसिपल मिलेगा, उसके साथ कुछ एक फैक्ट सिनारियो मिलेगा और आपको एक तरफ से आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। या फिर कोई कोई क्वेश्चंस में आपको दो तरफ से भी आर्गुमेंट्स लिखने को दे सकते हैं, बट टर्न कोड मोर और टाइप्स लेस, yeah, two types. So basically you can be asked to mandatorily speak from one point of view, or you can choose which point of view you wish to speak on. तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगेन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस आप पेपर का प्रिंट आउट निकाल के घर पे भी अगर कर रहे हो तो उसको आप रिगरसली दीजिए। हम्म अ, इस ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही बनेगा, क्योंकि जो लिखने का पूरा पोर्शन है वो आपका पूरा ही मॉक टेस्ट और सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है। आप थ्योरी पार्ट के लिए क्या कर सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हो, जो बेसिक बेसिक लॉ के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स है, टॉर्ट्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गया, क्रिमिनल लॉ के थोड़े थोड़े चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े थोड़े चीज, वो आप एज अ नॉलेज बेसिस आप पढ़ सकते हो फॉर योर थ्योरी पार्ट ऑफ इट। पर उसको इंप्लीमेंट करके लिखना कैसे है वो भी आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। ठीक है सर जैसे मैंने एसए के ऊपर मेथड के ऊपर बात किया, मुझे लगता है कि लीगल रीजनिंग में भी एक स्पेसिफिक वे है जिसपे आप आंसर्स को लिखते हो, जिसको आईरैक बोलता है।
basically I stands for your issue, which is आप क्वेश्चन में इशू क्या दिया हुआ है, मतलब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे फ्रेम होते हैं कि कोई भी इशू दिया रहेगा और आपको उसको रिजॉल्व करना है वाया योर आंसर। तो इशू क्या होगा वो आप पहले लिखते हो, उसके बाद अब रूल जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ होता है उसको आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं करते हो, बट उसको अपने वे से लिखते हो कुछ समझाने के लिए। फिर आपका आ जाता है एनालिसिस, जो आप जो एनालिसिस करते हो पूरे आंसर का वो रूल और इशू यूज करके। फिर आपका एक कंक्लूजन आता है जो आप पूरे ऐसे को लिखते हुए आपके तर्क देते हो, आप फैक्ट्स देते हो, आप मतलब फैक्ट्स आप खुद से नहीं लिखते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको आप इनकॉर्पोरेट करते हो और फिर आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में जैसे पील मेथड भी हो गया, आयरैक मेथड भी हो गया, दीज आर प्रोसीजरल वेज इन विच यू कैन फ्रेम द आंसर बेटर। तो आप हम्म कोशिश कीजिए ये जो तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का। बाकी अगेन आई जेन्युइनली थिंक फॉर एनएल सैट आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आप घर पे खुद बैठ के प्रिपेयर कर सकते हो। एटलीस्ट फॉर पार्ट बी यू रिक्वायर गाइडेंस एंड यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू एक्सेल। एग्जैक्टली सो। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एग्जामिनेशन ओवरऑल, है ना, एनएल सेट के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड कमिंग टुवर्ड्स दिस न्यू एग्जाम, ठीक है, मतलब न्यू नहीं, एनएल सेट इज द न्यूअर वन, बट स्टिल एमएच सेट की अब बात करते हैं, ठीक है, दैट इज महाराष्ट्र का सेट एग्जामिनेशन जो होता है फॉर एलएलबी 3 ईयर, है ना। यू स्कोर्ड 99.89 और वो भी 3 एग्जाम्स में। तो ऑब्वियसली कुछ तो आपने ऐसा फ्रेम पकड़ा होगा कि यार मैं ये चीजें करूंगा तो आई बी एबल टू गो फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स, ठीक है। तो पहले तो एमएच सेट के लिए डिस्कशन करते हैं कि यार एमएच सेट आपने किस तरीके से देखा, बिकॉज वहां पे आपके पास 4 सेक्शंस हैं और 4 सेक्शंस को आपने अलग 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 टाइम पे प्रिपेयर करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके पास वहां पे रीजनिंग भी अलग से आता है ना, यस। जो कि एनएल सेट में नहीं पूछा गया था। तो आपने उसको कैसे स्टार्ट किया? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एमएच सेट की प्रिपरेशन एंड रीजनिंग वाला पोर्शन आपने कैसे किया? यस सर, एमएचसीटी का जो पेपर है मेरे हिसाब से हम्म सबसे हाई आरओआई का पेपर है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम्म पेपर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट अगर इसको आप प्रिपेयर अच्छे से करते हो आपका जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम्म बहुत अच्छे आ सकते हैं इवन विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन। तो सर एग्जैक्टली। जैसे आपने बताया 4 सेक्शन होता है, लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश एज वेल एज रीजनिंग। हाँ। सर रीजनिंग का जो सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। हम्म Again, it is divided into two parts, which is analytical reasoning और critical reasoning. एनालिटिकल रीजनिंग क्या जैसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिक टाइप ऑफ रीजनिंग, जैसे जो कैट टाइप के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जो कि द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ रीजनिंग, जैसे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज एनएलसैट में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि दिस पोर्शन इज नॉट स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग विच इज क्रिटिकल रीजनिंग। दिस इज हम्म एआर, एनालिटिकल क्वेश्चंस यू रीजनिंग। सॉल्व। हम्म तो मेरे को लगता है कि मैंने इस पर सर स्पेसिफिकली अगेन अड्डा के जो यूट्यूब लेक्चर्स थे मैंने फॉलो किया था ऑनेस्टली, हम्म क्योंकि अड्डा में क्या था ना कि प्लेलिस्ट बना हुआ था। सो इफ यू हम्म गो टू द चैनल यू विल सी हर चैप्टर का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप वहां से डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अगर आपको कोर्स लेना मैं तो अगेन बार बार यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोर्स ले सकते हो, ताकि आपको और एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाए। और बाकी एग्जैक्टली। सर अगर आप खुद का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक बुक आता है जो अरिहंत का एक मॉड्यूल, एक बुक आता है जो अरिहंत एमएचसीटी का स्पेसिफिक 3 इयर्स का एक मॉड्यूल आता है जो आप यूज कर सकते हो एज अ सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस, जो हम्म आपको पूरा एक होलिस्टिक प्रिपरेशन देगा। ये जो चैप्टर्स है मैं तो यही बोलूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग के जो भी चैप्टर्स हैं स्पेशली एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहले समझना होगा, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। तो ये अगेन आप अरिहंत का बुक से कर सकते हो, आप जो लेक्चर्स है वो फॉलो करो कोई भी यूट्यूब चैनल से या फिर कोई भी कोर्स से। उसके बाद अगेन मॉक टेस्ट तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है सर। जैसे मैं अपना बात करूं, मैंने अड्डा का मॉक टेस्ट सीरीज का एक मॉक टेस्ट एक एंटायर सेट प्लान लिया लिया था। था हम्म सेट। सर उसमें मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे। तो एंड आई हैव टू से द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन लॉजिकल रीजनिंग देयर वर नॉट वेरी इजी। मतलब हम्म वो थोड़ा सा आपका क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट करता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसा आप कोई भी अच्छा एक मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए जहां पे आपको प्रिपरेशन करने में और ज्यादा बेटर लगे। इजी सर लगे। ये एनालिटिकल रीजनिंग का बात हो, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग का बात करो तो मेरे को लगता है कि वही, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के अंडर आता है,
लॉजिकल रीजनिंग एमएस सेट के लिए, तो आप वही चीज आप बुक सॉल्व कर सकते हो अरिहंत का, लेक्चर्स देख सकते हो। ये थोड़ा सा अलग है एनएलसैट के क्रिटिकल रीजनिंग के, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा पैसेजेस नहीं रहते, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अजम्पशंस या फिर कोर्सेज ऑफ वन एक्शन, लाइनर क्वेश्चंस टाइप रहते हैं। कंक्लूजन, वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम्म। वो चीज अगेन, द होलिस्टिक package you will get only after solving a proper book from the entire length of the book, and you have to take a crash course or a structured course which will give you the preparation, or you can refer to YouTube and then you can use a mock test series and study material. तो यही पैटर्न मैंने भी सर पर्सनली वही किया था। मैंने अड्डा का लेक्चर्स देखा था, मैंने वो अरिहंत का बुक सॉल्व किया था और मैंने मॉक टेस्ट लगाया। तो क्या होता है कि आप जब हर टाइम एक नया क्वेश्चन से फेमिलराइज होते हो, आप जो कॉन्सेप्ट वो आपके दिमाग में सेट इन करने लगता है। तो हम्म। धीरे धीरे आप जब 20 to 30 मॉक टेस्ट दे लोगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा कि ये फाइंड आउट करने में कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो आपको एक सेट हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकाल लोगे। सर ऑनेस्टली मेरा 24 आउट ऑफ 24 मार्क्स आया था ऑलमोस्ट, आई थिंक एक दो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, 23 या 24 आए थे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के ऑब्वियसली जब भी जनरल। जाकर आपका 99.89% बोला है। ठीक है। तो हम लोगों ने एमएच सेट की भी बात करी, थोड़ा सा एनएल सेट की भी बात करी। अब एक बार जल्दी से हम लोग एनएलयू उड़ीसा की भी बात करते हैं, जो आप पेपर देकर आए हो एंड यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 18 देयर ऑल्सो, तो एडमिशन भी मिलने के बहुत चांसेस हैं उसमें। तो फिर हम लोग इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ सम अप करेंगे, ठीक है। तो पहले आप एनएलयू उड़ीसा के लिए बताओ कि आपके पास 3 सेक्शंस है, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? और क्योंकि मोरलेस मेरे को पता लग गया है, ठीक है, इट इज बिकॉज यू आर अ डिबेटर, है ना, आपने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, यू हैड द नॉलेज, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑलरेडी, आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे थे, तो आपकी इंग्लिश, सीआर, देन ऐसे राइटिंग वाला पोर्शन, ठीक है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ अपडेटेड था, ठीक है, तो दैट हेल्प यू अ लॉट। बट एनएलयू यस सर। उड़ीसा के लिए अगर कोई बच्चा एकदम नया, ठीक है, उसने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ है बच्चे में, ठीक है, जस्ट ग्रेजुएटेड बच्चा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए एनएलयू उड़ीसा के लिए बच्चे को? सर अगेन एनएलई ओडिशा का जो सिलेबस है वो एमएचसीटी का बहुत ज्यादा सेम है। मतलब हम्म। बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट एमएचसीटी में लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का एक स्पेसिफिक सेक्शन आता है जिसमें 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएलई ओडिशा में ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तीन तीन बेसिकली सेक्शंस में पूछा जाता है सवाल। एनएलई ओडिशा का जो प्रिपरेशन है, मैं अगर सर आपको ऑनेस्टली बोलूं, आप अगर अच्छे से एमएचसीटी का प्रिपरेशन कर लो, या फिर सर एक और एग्जाम है जो अ, मैं नहीं दे पाया था क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट ओवर हो गया था, क्योंकि सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जाम है, तो जिसके हम्म। लिए सर आप भी पढ़ाते हो, हम्म। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सर ये एग्जाम मैं नहीं दे पाया था क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट ओवर हो जाएगा, बट आई विल 100% रेकमेंड पीपल टू गिव दिस एग्जामिनेशन बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जामिनेशन। तो आप अगर एमएचसीटी और सीयूईटी का प्रिपरेशन अच्छे से कर ले तो आपको एनएलई ओडिशा में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सेम पैटर्न में सिलेबस रिपीट होता है। आप अगर सिर्फ एनएलई ओडिशा का प्रिपरेशन करना चाहो, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी या तो कोर्स ले लीजिए या फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट से एनएलयू ओडिशा स्पेसिफिक या फिर CVT/MHCT स्पेसिफिक लेक्चर्स देख सकते हो फॉर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एज वेल एज आपका जो लॉजिकल रीजनिंग लीगल। का सेक्शन है। उसके बाद अरिहंत का बुक आप फिर भी लीजिए, वो आपको एनएलयू ओडिशा में बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद आप एनएलयू ओडिशा स्पेसिफिक कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा एनएलयू ओडिशा में, क्योंकि ये बहुत ही लाइट पेपर होता है। एटलीस्ट इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि इस बार जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा डाइवर्स पूछ लिया था, बट ओवरऑल ये एक कंपैरेटिवली इजी एग्जाम रहता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन सर यही रहेगा कि आप दूसरे एग्जाम्स का अच्छे से प्रिपरेशन करो। एज अ रिजल्ट, एज एन आउटकम, आपको एनएलई ओडिशा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। सो अब क्योंकि हमने तीनों एग्जाम्स की बात कर ली, ठीक है, हम तीनों एग्जाम्स को साइड बाय साइड थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज द टफेस्ट एग्जाम, मतलब टफेस्ट कौन सा आपको लग रहा है इसके अंदर? एंड सबसे ज्यादा, मतलब टेक्निकली देखा, आरओआई जो आपने वर्ड यूज किया ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आरओआई किस एग्जाम में आपको मिलने वाला है? तो इस हिसाब से बताओ कि टफेस्ट कौन सा है, आरओआई किस में सबसे ज्यादा है? सर टफेस्ट तो विदाउट अ डाउट एनएलसैट है, क्योंकि हम्म। उस पे जो उसका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छा 6 से 8 महीना एक्सटेंसिव प्रिपरेशन डिमांड करता है। सर मैंने सही में 12-12 घंटे पढ़ाई किया था लास्ट 2 महीने में, इसलिए मेरा हुआ था। बट अगर हम्म। कोई पहले से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको 6 से 8 महीने देना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो उसका जो स्टडी पोर्शंस है या फिर उसका जो पेपर पैटर्न है वो डिमांड करते हैं इतना ज्यादा टाइम। तो टफेस्ट एग्जामिनेशन एनएलसैट डेफिनेटली है। एनएलसैट का एक दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि टाइम बहुत कम मिलता है, 2.5 आवर्स, जिसमें कंप्लीट करना पार्ट भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
सर मैं पर्सनली बात करूं, मेरा ऐसे थोड़ा सा मतलब मैं अपने मन हिसाब से नहीं लिख पाता क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज होता है। तो हम्म। एनएलसैट डेफिनेटली टफेस्ट है। अगर सर आप हाई आरओआई का बोलो तो मेरे हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको एमएचसीटी 3 ईयर एलएलबी डेफिनेटली बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि आप अगर ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखो, आपको जीएलसी आईएलएस जैसे कॉलेजेस इस एग्जाम के थ्रू मिल रहा है जो कि एक लेगेसी इंस्टीट्यूशन है। और एग्जैक्टली। ये एग्जाम का प्रिपरेशन आप अगर अच्छे ढंग से करते हो तो आपको थोड़ा सा एनएलसैट के कंपैरिजन में कम एफर्ट से भी आप बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो और आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से एनएलयू ओडिशा और एमएचसीटी, अगेन एनएलयू ओडिशा एक एनएलयू एनएलयू इंस्टीट्यूशन है तो उसका भी हम्म। आरओआई बहुत ज्यादा है। Again, I'm हम्म। not saying that NLSAT is not giving you higher ROI, but again, it is a comparatively difficult examination. हम्म। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर आपको मेरे हिसाब से एमएचसीटी और एनएलयू ओडिशा काफी देगा। काफी देर। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, क्योंकि आपने मल्टीपल एग्जाम्स दिए, तो जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे सीयूटी पीजी एलएलबी की भी करनी है, एमएससेट की भी करनी है, बिकॉज दीज आर द टू लीडिंग एलएलबी एग्जाम्स जो कि 3 ईयर के लिए होते हैं। ठीक है। देन जो वो नॉर्दर्न बेल्ट के बच्चे हैं वो पीयू एलएलबी की तरफ भी जाते हैं, इलाहाबाद यस। यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इस तरफ भी जाते हैं। तो कोई बच्चा अगर ऐसा है कि यार आई वॉन्ट टू कीप माई ऑप्शंस ओपन, उसके बाद आई डिसाइड कि मुझे फाइनली किस में जाके एडमिशन लेना है, तो उस बच्चे के लिए आपकी इसकी तरफ से क्या मैसेज होने वाला है कि यार अगर आपको इतने सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करनी है, तो व्हाट इज द थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड? सर यही चीज है कि आप 3 4 एग्जाम्स का एक साथ प्रिपरेशन तो कर सकते हो, एमएचसीटी एनएलयू ओडिशा पीयूएलएलबी आप साथ में प्रिपरेशन डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगेन मॉक टेस्ट आपको डिफरेंट लगाने पड़ेंगे। हम्म। अगर आप इन एग्जामिनेशंस के साथ एनएलसैट को भी दे रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आप पढ़ते कैसे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने हफ्ते में 4 दिन मैं एनएलसैट के प्रिपरेशन को दिया था और 3 दिन मैंने दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन को दिया था। तो इस हिसाब से आप मतलब डिवाइड कर सकते हो अपने पढ़ने का जो शेड्यूल है। और ये एक चीज है कि आप कुछ सर एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्स है ना, स्पेशली एनएफसीटी और एनएलयू, इस पे आप कुछ छोड़ के मत जाइए। कोई भी पोर्शन कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको सुपरफिशियल लेवल पे भी आता है तो आप करके जाइए। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो हम्म। आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि मैं अगर बहुत एडवांस क्वेश्चंस नहीं भी कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे सारे चैप्टर्स के बेसिक फॉर्मूले आते हैं या फिर बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये अगर आप एटलीस्ट फॉर एमएचसीटी और एनएलयू ओडिशा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई अगर एकदम नया शुरुआत करता है और उसको अभी वो बहुत ओवरवेल्म्ड है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं रेकमेंड करूंगा फर्स्ट एमएचसीटी और एनएलयू ओडिशा का एक प्रिपरेशन शुरू कीजिए। 1 महीने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन एक्सप्लोर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। उसके बाद आप ऐसे टाइम डिवाइड करके कोई अदर एग्जामिनेशन जैसे एनएलसैट जैसा कोई बड़ा एग्जामिनेशन उसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो यही मेरा सर सजेशन रहेगा। ओके ओके सोहम। सो यार, अब ऑलमोस्ट हम लोग एंड करने वाले हैं पॉडकास्ट को, तो मैं बस अब लास्ट में जो बच्चे देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनके मन में ये चल रहा होगा कि इन भैया ने क्या पढ़ाई करी है। तो 2 मिनट के अंदर अपना एक ब्रीफ थोड़ा सा बता देते कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे आपने पढ़ाई करी, और कौन सा आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप कौन सा कॉलेज यस। ज्वाइन करोगे, क्या करने वाले हो? यस सर, सो बेसिकली मैं आई वाज बॉर्न इन कोलकाता, बट मैंने अपनी जिंदगी का काफी समय मैंने बैंगलोर में बिताया है। आई हैव हम्म। डन माई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु। उसके बाद मैंने सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में मैंने काम भी किया। आई वर्क फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद सर मेरे को लगा कि क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिबेटिंग वगैरह में इन्वॉल्व था तो मेरे को लगा कि जो नौकरी है उससे बाहर जाके भी मैं कुछ कर सकता हूँ, एंड लॉ वाज डेफिनेटली एन इंटरेस्ट फॉर मी। तो हम्म। मैंने लॉ में मैंने शिफ्ट किया। आई कंप्लीटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर टुडे। एंड सर फ्यूचर प्लान अगर मैं बोलूँ, sir, being very honest, as of now, I just want to get into a reputed institution. Whatever the system needs from me, whatever my academics need from me, I'm ready to give it. और उसके बाद I will try to figure the later part later. At the moment, I'm focusing on the present, जो कि जो counseling processes etc. है. हम्म। Definitely, I want to go into litigation more than corporate. So that is a broad perspective I have about my future. But I would like to, get into the intrinsic details when I move for the education. At सो the moment, सो I am, बेसिकली yeah, यू आर yeah, स्टिल फिगरिंग आउट कि ठीक है क्या करना है, वो बाद में फिगर आउट करेंगे, लेट्स फोकस ऑन टुडे, है ना? yes, sir, चलो, absolutely. दैट्स सर दैट्स उधर वेरी बाद ग्रेट में यार। टाइम मिलेगा, कॉलेज में टाइम मिलेगा कि आप क्या करना है क्या नहीं कर सकते, आप अपने अपॉर्चुनिटीज को उधर एक्सप्लोर भी कर सकते हो।
एट द मोमेंट जस्ट गो विद द फ्लो, मेरा तो यही सिंपल स्ट्रेटेजी रहता है। या अगर कोई जूनियर को एक लास्ट मैसेज आपको देना होगा कि भाई वॉट एवर द मैसेजेस, ठीक है, तो आप वो क्या मैसेज देना चाहोगे उस बच्चे को यार, एक जूनियर को अपने? सर मैं यही देना चाहूंगा कि आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, आपका कैसे भी रिजल्ट रहा हो, आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, आप यू माइट बी अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, यू माइट बी अ हम्म। वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, आपको डाउट हो रहा होगा, सेल्फ डाउट हो रहा हो कि मैं नहीं कर सकता, आपको हजार लोग ताने मार रहे होंगे, पर अगर आप सही में 4 से 6 महीने या फिर उससे उसके अराउंड आप अगर इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन में दे सकते हो बिना किसी का बात सुने, जो कि बहुत मुश्किल है, बट अगेन आप अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपका रिजल्ट बोलेगा। आपको सब उस टाइम पे आपके रिजल्ट्स के लिए जाने जाएंगे, और आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। बिल्कुल सेल्फ डाउट में मत जाइए। आई थिंक एजुकेशन और स्टडीज इज समथिंग विच शुड बी वेरी वेरी प्रोसीजरल, मतलब आपको जो सिलेबस दिया गया है, आप पढ़ो, ओवर थिंकिंग में मत जाओ, क्या होगा रिजल्ट्स का, क्या होगा नहीं होगा। एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो, ऐसे डोंट गिव अ हाइफाजार्ट एफर्ट, पूरा हम्म। ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो, पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यू शुड फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एंड गिविंग द एग्जाम। बाद में आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, आप क्या करोगे, वो डेफिनेटली विल टाइम विल से, बट एट द मोमेंट डिवोट 4 to 6 months and you will get the result. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, सो हम थैंक यू सो मच यार, है Thank you ना? so much, sir. बाकी It's a pleasure to be here. जितने भी, हाँ हाँ, It's a pleasure to be here, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, है ना, बच्चों को गाइड किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले पॉडकास्ट के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।